सभी को जोहार प्रणाम। मनरेगा अंतर्गत झारखंड सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना बिरसा हरित ग्राम योजना पर इस वीडियो के माध्यम से तकनीकी सुझाव, देखभाल तथा विभिन्न रोगों के लक्षण एवं उसके उपचार के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हम सभी को यह आशा एवं अपेक्षा होगी कि इसके माध्यम से बागवानी मित्र मैट संबंधित योजना के लाभुक एवं योजना से संबंधित कर्मियों के लिए यह वीडियो एक मील का पत्थर साबित होगी। आम वृक्षारोपण के लिए सही रूपेण लेआउट का होना अत्यंत आवश्यक है। इमारती पौधा बागान के चारों ओर लगाया जाएगा। इमारती पौधा मेड़ से 2.5 मीटर अंदर लगेगा एवं इमारती पौधा से इमारती पौधा के बीच 3 मीटर का फासला रहेगा, अर्थात 3-3 मीटर के अंतराल से यह पौधा लगाया जाएगा। आम पौधा मेड़ से 7.5 मीटर अंदर या इमारती पौधा से 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। आम पौधा से आम पौधा की दूरी 5 मीटर की होगी। बागान के चारों ओर जानवर रोधक खाई सीपीटी बनाया जाएगा। आम पौधा के लिए गड्ढे का आकार 3 फीट इंटू 3 फीट इंटू 3 फीट की होगी। इमारती पौधा के लिए गड्ढा का आकार 2 फीट इंटू 2 फीट इंटू 2 फीट की होगी। साथ ही आप इस चित्र के माध्यम से इसके लेआउट का पूरा डेमो का भी अध्ययन कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम लोग मिश्रित फलदार वृक्षारोपण के लेआउट के बारे में जानेंगे। इसका लेआउट दिए गए चित्रानुसार किया जाएगा। 1 एकड़ में कुल 192 पौधा लगना है, जिसमें 56 आम की पौधा होगी, 56 अमरूद की पौधा होगी, 40 नींबू बॉर्डर पर 2 दिशा में पूर्व और दक्षिण में, और 40 इमारती पौधा लगाया जाएगा। अमरूद के पौधों को आम के पौधों के साथ मिश्रित बागवानी के रूप में लगाया जाएगा। जिन स्थानों में बड़े प्रजाति के आम पौधे लंगड़ा, मालदा, दशहरी आदि किया जाएगा, उसमें मिश्रित बागवानी योजना का चयन किया जाना है। ब्लॉक प्लांटेशन के रूप में एक के बाद एक आम व अमरूद 5-5 मीटर की दूरी के अंतराल में लगाया जाएगा। बॉर्डर से इमारती पौधा 2 दिशा पश्चिम व उत्तर एवं नींबू पौधा पूर्व एवं दक्षिण में लगाया जाएगा। बॉर्डर में लगने वाले पौधों के बीच की दूरी 3-3 मीटर की होगी। बागान के चारों ओर जिंदा घेरान एवं सीपीटी का निर्माण किया जाएगा। वृक्षारोपण हेतु गड्ढे की खुदाई के संबंध में निर्देश। गड्ढा खुदाई की ऊपरी 1 फीट की मिट्टी को अलग एवं नीचे के 2 फीट की मिट्टी को अलग ढेर के रूप में रखनी है। गड्ढा भराई के समय ऊपरी मिट्टी को गड्ढे में पहले भरा जाना है एवं बाद वाली मिट्टी को बाद में। खुदाई से निकले पत्थर आदि को छांटकर अलग कर लेना है, ताकि इसका प्रयोग गड्ढा भराई में नहीं किया जाए। गड्ढे की खुदाई के बाद 20 से 30 दिन खुली धूप में छोड़नी है। ऐसा करने से गड्ढे में पाए जाने वाले कीटाणु धूप से नष्ट हो जाते हैं और अंदर वाली मिट्टी में हवा प्रवाह मिलती है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। वृक्षारोपण में गड्ढे की भराई सही रूपेण होना
अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। गड्ढा खुदाई के 20 से 30 दिनों के बाद गड्ढा सूखने के बाद गड्ढा की भराई बरसात के ठीक पहले कर लेनी है। सबसे पहले गड्ढे के अंदर 1 फीट खरपतवार डालें और मिट्टी खुदाई जो 2 ढेर के रूप में रखी हुई है उसका 1 फीट का जो मिट्टी है उसे पहले गड्ढे के अंदर डाल लें। गड्ढे के अंदर की सभी दीवारों में दीमक नाशक दवा बायफ्लेक्स टीसी 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में तैयार कर इसे स्प्रे मशीन की मदद से स्प्रे कर लें। अगर आप सभी के पास स्प्रे मशीन उपलब्ध न हो तो मैं आपको तुरंत एक स्लाइड में दिखाऊंगा कि इसका वैकल्पिक उपाय आप क्या करेंगे। गड्ढे की भराई में 7 किलोग्राम प्रति गड्ढे में 7 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, 1 किलोग्राम नीम या करंज की खल्ली, 1 किलोग्राम डोलोमाइट और आधा केजी यानी 500 ग्राम बॉन मिल को मिट्टी में एक साथ अच्छी तरह से मिलाकर गड्ढे की भराई करनी है। इसी प्रकार इमारती पौधों के गड्ढे की भराई के लिए 2 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट और 500 ग्राम डोलोमाइट मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिलाकर गड्ढे की भराई करनी है। गड्ढा भराई जमीन की सतह से 1 फीट ऊंचाई तक रखें एवं गड्ढे के केंद्र में एक डंडा गाड़ दें जिससे पौधा रोपाई के समय गड्ढा का केंद्र अर्थात सेंटर पॉइंट का पता चल सके। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की कि अगर किसी बेनिफिशियरी किसी लाभुक के पास स्प्रे मशीन उपलब्ध न हो, वैसे स्थिति में बहुत ही अल्प मूल्य में यह मशीन बाजारों में उपलब्ध है। आप इसका प्रयोग स्प्रे सफल कर सकते हैं। बागवानी हेतु गुणवत्तापूर्ण पौधों की पहचान संबंधित मैट, लाभुक एवं कर्मी को होना अत्यंत आवश्यक है। कलमी पौधा यानी ग्राफ्टिंग पौधा जो उपलब्ध होता है वह कम से कम 1 साल पुराना हो। पौधा के कलम वाला स्थान पूर्ण रूप से जुड़ा होना चाहिए एवं इसमें पॉलीथीन बंधा हुआ न हो। कलम पौधे के बाद पौधा में कम से कम 3 बार पत्तियां आई हो। आप सभी याद रखें कि जितनी बार पत्तियां आती है उतनी बार पौधे के तनों पर अंगूठी यानी रिंग के आकार का दाग दिखती है, यही इसकी पहचान है। पौधों को पॉलीट्यूब का आकार कम से कम 6 इंच से 7 इंच का हो एवं पौधा में जड़ अधिक मात्रा में हो। पॉलीट्यूब से यदि जड़ बाहर निकल रहा हो एवं जड़ को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई हो तो वैसा पौधा बढ़िया होता है। पौधा में किसी प्रकार का कीट एवं बीमारी नहीं लगा हो। मनरेगा में आम बागवानी हेतु जिंदा घेरान का प्रावधान है। जिंदा घेरान के लिए बांस के ढांचे के साथ पुटूस, सिंदवार या अन्य स्थानीय झाड़ियां जो उपलब्ध हो से करनी है। जमीन की बाहरी सीमा पर 5 फीट ऊंचा जिंदा घेरान करना है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक सफल बागवानी हेतु पशु रोधक खाई कैटल प्रूफ ट्रेंच अर्थात CPT का सही रूपेण बनना अत्यंत आवश्यक है। CPT का मुख्य उद्देश्य बागवानी को पशु से बचाना है। CPT ज़्यादातर बाहर की तरफ घेरान से पहले बनाया जाता है, लेकिन अगर बागवानी गांव के पास हो तो अंदर तरफ घेरान के बाहर बनाया जाएगा ताकि बच्चे खेलते समय अंदर न गिर जाए। CPT
का जो स्ट्रक्चर होगा वो उसका क्रॉस सेक्शन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसकी ऊपर की चौड़ाई 6 फीट, नीचे की चौड़ाई 3 फीट एवं 4 फीट गहरी होगी एवं ठीक इसके विपरीत पोजीशन पे मिट्टी को रखा जाएगा। अर्थात मिट्टी का जो बंड बनना है, जो मेड़ बनना है, उसका टॉप 3 फीट, बॉटम 6 फीट एवं 4 फीट ऊंची रहेगी। पौधों में पानी पटवन के लिए बागवानी के अंदर 6 जलकुंड का प्राकलन के अनुसार बनना है। जलकुंड की लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर एवं गहराई 1 मीटर की होगी। प्रति जलकुंड को 6 केजी काला पॉलीथीन शीट से ड्रेसिंग करना है। प्रति एकड़ जमीन पर कुल 6 जलकुंड का निर्माण होना है। प्रति जलकुंड में 4000 लीटर तक पानी जमा किया जा सकता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पौधा रोपाई। पौधा रोपाई हल्की बरसात होने के बाद मिट्टी में नमी होने पर पौधों की रोपाई कर देनी है। गड्ढा भराई के समय गड्ढे के बीच में गाड़े गए डंडे को निकाल लेना है। फिर पौधा के थाला जितनी मिट्टी हटाकर गड्ढा के बीचों बीच पौधा की जड़ वाले भाग की रोपाई करनी है। पौधा रोपाई के समय गड्ढा में फिप्रोनिल 10 ग्राम प्रति गड्ढा डालकर पौधा की रोपाई करनी है। रोपाई के बाद जड़ में मिट्टी डालकर अच्छी तरह से दबा लेना है, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रोपाई के बाद पौधा को तुरंत एच आकार का टेका लगा देना है। टेका लगाने से पौधा की मृत्यु दर कम हो जाती है। पौधा रोपाई के बाद आवश्यकता अनुसार उसकी सिंचाई करनी है। अधिक बरसात होने की स्थिति में पानी जड़ के पास जमा न हो, उसके लिए निकासी हेतु नाली का निर्माण कर देना है। स्केटिंग बड़ा और मजबूत लगाया जाए, जिससे पौधा बढ़ने पर बार बार नहीं बदलना पड़े। स्केटिंग को दीमक से बचाने के लिए इसे जला हुआ मोबिल से रंग कर ही इसका प्रयोग करें। कमजोर स्केटिंग बिल्कुल नहीं लगाया जाए, जैसा कि स्क्रीन पे दूसरा चित्र में दिखाया गया है, वो गलत है। इस प्रकार का टेका का प्रयोग न करते हुए सही रूपेण एच टेका का प्रयोग करना है। हम लोग कीट एवं रोग का प्रबंधन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, आम का तना छेदक एक संक्रमित बीमारी है एवं ये बीमारी का लक्षण जिस पौधों में आपको योजना के भ्रमण के दौरान नजर आएगी, सबसे पहला काम यह करना है कि संक्रमित सभी डालियों को काटकर इसे नष्ट कर दें, जला दें या जमीन में दफना दें। गर्मी में गहरी जुताई करना, जिससे कीट का प्यूपा नष्ट हो जाए। साथ ही हम लोग यहाँ कुछ दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और मैं बता भी रहा हूँ आपको। एक दवा का नाम है लैम्डा साइहोलोथ्रिन और एक दवा का नाम है क्यूनाल फॉस। लैम्डा साइहोलोथ्रिन की मात्रा होगी 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें एवं क्यूनाल फॉस 2 ml दवा प्रति लीटर पानी में
मिलाकर इसका छिड़काव करें। योजना भ्रमण के दौरान आप सभी को कभी कभी किसी किसी प्लांट में पत्ता खाने वाला कीट बीमारी नजर आएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में आप 2-3 दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक दवा एजाडिथ्रेक्सिन, एक दवा का नाम है क्विनाल फॉस और एक दवा का नाम है एक तारा। एजाडिथ्रेक्सिन और क्विनालफॉस ये दवा 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसे छिड़काव करना है, या एक तारा, ये तीनों दवाओं में जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। एक तारा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका प्रयोग करना है। साथ ही मैं बता दूं कि विभिन्न प्रकार के पौधों, सब्जियों एवं फलों में पत्ती खाने वाला, रस चूसने वाला, फलों में छेद करने वाला आदि कीटों के लिए भी यह प्रभावी है। इसके अलावा स्केल चींटी, सफेद चींटी आदि को भी ये दूर कर सकता है। पौधों में होने वाली एक आम बीमारी है, इस बीमारी को हम लीफ बॉल मिंज कहते हैं। हिंदी में इसे पत्ती पित्त मिंज भी कहा जाता है। इस कीट का प्रभाव से कीट का घाव जो होता है वो गोल छाले के आकार का हो जाता है, जैसा कि चित्र में आप लोग देख पा रहे हैं। इसकी व्यास 2 से 3 mm और 0.4 से 0.7 ऊंची होती है और पत्तों की दोनों ओर दिखाई देती है। ऐसे स्थिति में आप 2 प्रकार का मेडिसिन अर्थात दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। एक दवा का नाम है डाइमेथोएट और एक दवा का नाम है इमिडाक्लोप्रिड। डाइमेथोएट दवा की मात्रा 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर में एवं इमिडाक्लोप्रिड दवा की मात्रा 2 ml प्रति लीटर में मिलाकर इसका छिड़काव कर इस बीमारी को आप दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ यह बीमारी से संबंधित संक्रमित पत्तियां या टहनियों को एकत्रित करके इसे नष्ट भी कर देना है। दीमक का आना एक आम बीमारी है। ऐसे स्थिति में अपने से स्वयं करने योग्य कुछ कार्य है। सबसे पहले साफ सफाई करना, दीमक के घर का पौधा के पास से नष्ट करना एवं पौधा को चूना से पुताई करना, रानी दीमक को नष्ट करना। साथ ही साथ दीमक नाशक दवा बाइफ्लेक्स टीसी का घोल बनाकर इसे छिड़काव करना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पूर्ण रूपेण दीमक को हटाने के लिए रानी दीमक का हटना अत्यंत आवश्यक है। दीमक के घर की खुदाई कर इसकी बामी को नष्ट करें। उसके बाद दीमक नाशक दवा बाइफ्लेक्स टीसी, इसकी मात्रा 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर इसका छिड़काव करें। निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात मिल सकती है। भुनगा या फुदका हॉपर, यह बीमारी भी कभी कभी देखने को मिलती है। घना लगाए गए, इसके लिए हमको ये काम करना है कि घना लगाए गए बागवानी में आर्द्रता कम करने हेतु डालियों की कटाई छटाई की जानी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक सूरज की किरणें पौधों के सभी भाग में मिल सके। बागान में सघन निगरानी कर पोतिंगा की संख्या को निम्न स्तर पर करना है। साथ ही साथ एक कीटनाशक दवा एक तारा, क्विनालफॉस या नीम का तेल,
एक तारा कैनफास की घोल की मात्रा मैंने पूर्व में चर्चा की है, उसके अनुसार घोल त्याग कर इसका छिड़काव पत्तियों एवं तना में करने से इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। मैंगो थ्रिप्स, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, इसके लक्षण क्या होता है कि पत्तियां सिकुड़ जाती है और मुरझाए हुए नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में यह एक प्रकार का चूसक कीट है। नई पत्तियां एवं अपरिपक्व फलों के उल्टा साइड में कीटनाशक दवा का छिड़काव करना है, जिसके लिए एक तारा या कैनफास को उचित मात्रा पानी के घोल के साथ मिलाकर इसका छिड़काव करना है। साथ ही घोल में चिपकने वाला पदार्थ जैसे शैम्पू इत्यादि का प्रयोग करना है, ताकि पत्तों एवं फलों में दवा चिपक पाए। निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। सूट गॉल साइला एक बीमारी का नाम है। जैसा कि आप सभी पौधों में देख पा रहे हैं, इसके प्रकोप से इस प्रकार का गॉल बनता है, जिसे घेरान के अंतर्गत स्क्रीन में दिखाया गया है। कीट पत्तियों की वृद्धि को बाधित कर गॉल बना देती है एवं उसमें अपना अंडा दे देती है। ऐसी स्थिति में कीट प्रभावित डालियों को नवंबर-दिसंबर माह में तोड़कर नष्ट कर देनी है। साथ ही इसमें सितंबर-अक्टूबर माह में एक तारा 1 ग्राम प्रति लीटर में छिड़काव कर इससे बीमारी को रोका जा सकता है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पत्ते किस प्रकार सूख जाते हैं, टहनियाँ किस प्रकार सूख जाती है। इस बीमारी का नाम एंथ्रेक्नोज है। यह बीमारी फफूंद जनित रोग जो नए पौधों, नए पत्तियों, नए डालियों एवं फलों को अत्यधिक प्रभावित करती है एवं इसके विकास पर अवरुद्ध पैदा करती है। ऐसी स्थिति में फफूंदनाशक दवा का छिड़काव ब्लू कॉपर, जिसकी मात्रा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना है। निश्चित रूप से इस बीमारी को ब्लू कॉपर छिड़काव कर इसे रोका जा सकता है। काली असिवा सूटी मोल्ड एक आम बीमारी है। इसका लक्षण जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, काला मखमली पतला परत पत्तियों, फलों एवं डालियों पर बिछा दिखता है। पौधा दूर से ही देखने पर काला दिखता है। बाजारों में बिकने वाले कुछ आमों पर भी ये दाग आपको देखने को मिलता होगा। इस मधुआ यानी गुजिया कीट का प्रबंधन उचित कीटनाशक दवा से करना है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए हमें स्टार्च 2% का छिड़काव करना है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, इस बीमारी का नाम पाउडरी मिल्ड्यू है। पाउडर रूपी फफूंद आमतौर पर गोलाकार चूर्ण जैसे सफेद धब्बों के रूप में आरंभ होता है, जो पत्तियों, तनों और कभी-कभी फलों को भी प्रभावित करता है। ऐसे स्थिति में हमें सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में या ब्लू कॉपर 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना है। दवा का छिड़काव शाम के समय में करना है, ताकि सूरज की रोशनी में सल्फर के कारण फल जलने का खतरा
न हो। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बीमारी का नाम गमोसिस है। इसकी पहचान यही है कि पौधा की तना और फटी शाखाओं की छाल पर अधिक मात्रा में गोंद निकलना। गोंद की बूंदें तने और छाल पर टपकती है, जो अनुदैर्ध्य दरारों के साथ गहरे भूरे रंग की हो जाती है। छाल पूरी तरह सड़ जाती है और अंततः पेड़ सूख जाता है। ऐसी स्थिति में रोगाग्रस्त छाल भाग को हटा देना है एवं इस पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या गाय का गोबर का पेस्ट लगा देना है। कॉपर सल्फेट 5 ग्राम प्रति वृक्ष की दर से पेड़ के तने के आसपास की मिट्टी में भी डालने से इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। अंतःफसल इंटरक्रॉपिंग बागवानी सफल बागवानी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे हमें निम्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। बागान के अंदर खेती होने से किसान अपने खेत में आने के लिए प्रेरित होता है। सब्जी या अन्य फसल की देखरेख एवं प्रबंधन करने पर पौधा का प्रबंधन स्वतः अपने आप हो जाता है। बागान के अंदर इंटरक्रॉपिंग की खेती करना चाहिए, अन्यथा लाभुक सिर्फ पौधा की देखभाल के लिए बागान में नहीं आना चाहते। जिन बागानों में इंटरक्रॉपिंग किया गया उसमें पौधों की मृत्यु दर अत्यंत कम पाया गया है। इंटरक्रॉपिंग फसल के रूप में दलहन फसल जैसे उड़द, मूंग, मसूर, चना, तिलहन के रूप में सरसों, सरगुजा, मूंगफली, सब्जी के रूप में गोभी, फूलगोभी, टमाटर, आलू, लौकी, मूली, करेला, मिर्ची आदि किया जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग में लगाया गया फसल आम पौधा या अन्य फलदार पौधा से बड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही लत वाले यानी लतर वाले फसल फलदार पौधों पर नहीं चढ़ना चाहिए। आशा है कि आप सभी को बागवानी से संबंधित तकनीकी प्रबंधन, इससे होने वाली बीमारी एवं उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी। हमारी कोशिश भी यही है। सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाभुक तक भी पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी बागवानी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो। सभी को धन्यवाद, प्रणाम, जोहार।